ओके, हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किया था, ठीक है। नाउ वील कम फॉर टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, करेक्ट। वी हैव फिनिश्ड दीस पार्ट्स, करेक्ट, हमने ये सब खत्म कर लिया था, है ना। नाउ स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कैसे होती है। यार एक बात बताओ, स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है कि तुम्हारा जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, उसके एक्स और वाई एक्सिस में ligands are coming. Now just tell me, whenever this negatively charged ligands are coming to this central metal atom, shall I say that here also the d orbitals which are lying along the axis will get repelled nicely, isn't it? Yeah. और जो ऑर्बिटल बीच में होंगे, फॉर एग्जांपल अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, चार लिगेंड्स आ रहे हैं, तो एक्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा वाई और माइनस वाई। तो जो ऑर्बिटल्स अलोंग द एक्सिस ना, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, that will have more interaction with the ligand as compared to the orbital which are in between the axis, correct? Yeah. Very good. Now splitting in octahedral square planar complexes, तो जब कभी splitting क्या नाम है along the axis वाले ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ ना कि सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी ऑन एन एवरेज बढ़ेगी। अब इसमें से दो डी ऑर्बिटल्स विच आर अलोंग द एक्सिस लाइक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स जो इन बिटवीन द एक्सिस है, तो ये वाले ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल करेंगे लिगेंड से, ये वाले ऑर्बिटल कम रिपेल करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्या पूछते हैं कि सर चक्कर क्या है कि डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के अलोंग तो कोई लिगेंड नेगेटिवली चार्ज आ नहीं रहा, तो इलेक्ट्रॉन जो जेड एक्सिस में वो कैसे रिपेल कर रहे इतना स्ट्रांगली, ठीक है। तो देयर इज एन आंसर फॉर इट दैट द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन द रिंग आल्सो व्हिच एग्जिस्ट इन एक्स वाई प्लेन, राइट। Yeah. तो डीजेड स्क्वायर भी उन चार लिगेंड से रिपेल होता है, हाँ, बट इतना स्ट्रांगली रिपेल नहीं होगा जितना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज्यादा रिपेल होता है फर्दर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाती है। गेटिंग इट? हाँ. गेटिंग इट? और इसके इसके अंदर ना ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल चार चार लिगेंड से इंटरैक्ट कर रहा है, और डी वाई जेड और डी जेड एक्स जिसके अंदर जेड कंपोनेंट है, क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग कोई लिगेंड नहीं आ रहा है, तो वो रिलेटिवली कम रिपेल करेंगे, तो इन दोनों का एनर्जी रिलेटिवली कम होगा और इसका एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होगा। तो इस तरीके की स्प्लिटिंग होती है। गॉट इट? नाउ आई एम टेलिंग यू द पोजीशन ऑफ डी जेड स्क्वायर, वन सेकेंड, the position of dx square minus dxy is not fixed. It can be below, it can be equal to dz square also. Getting it? तो इसका एनर्जी हाँ. वेरी करता है, इसका एनर्जी वेरी करता है। अंडरस्टूड? एंड एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लिगेंड्स इज लाइक दिस। अब एक बात बताओ, मुझे ना मुझे पता है कि मैंने जो केस लिया है ना उसके अंदर लिगेंड्स आर मूविंग अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही थी, तुमने ना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को स्क्वायर प्लेनर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मुझे बताओ कि लीगेंड कहाँ से इजीली आने चाहिए, एक्स वाई से कि जेड एक्सिस से? Z. Z. रुको ओके, नाउ लिसन, होता क्या है, अगर देखो चक्कर क्या है, जो स्क्वायर प्लेनर के अंदर स्प्लिटिंग होती है ना, वो 1.3 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है। बात समझ में आई? हाँ. जो टोटल स्प्लिटिंग रहेगा ना, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री जो लिखा हुआ है इधर, दैट इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स द स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये याद रखना। अब दूसरी चीज सुन लो, ठीक है, दैट इज व्हाई नो आई डोंट लाइक टू इग्नोर। जहाँ पे फील नहीं आती है ना, वहाँ पे फील नहीं आएगी। रुको ये दिख रहा है तुमको? हाँ.
स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेन। सुनो, हुआ क्या, एक चीज समझ लो कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड एक्स और वाई एक्सिस के अंदर लिगेंड्स आर कमिंग, ठीक है। So again, the d orbitals which are lying along the axis, because the moment is from x plus x and minus x, y and minus y, so the d orbitals which are lying along the axis will have more repulsion as compared to d orbitals which are lying in between the axis. Moreover, ध्यान से सुनो, स्प्लिटिंग कैसे होगी इसके अंदर। तुम्हारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जिनका एनर्जी इनिशियली कम था। एवरेज एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें से इनिशियली क्योंकि एक्सिस के अलोंग लिगेंड आ रहे हैं, तो जो ब्रेकेज होगा, स्प्लिटिंग होगा, वो ऐसे होगा कि 3 डी ऑर्बिटल इन बिटवीन द एक्सिस और 2 डी ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस के बीच में स्प्लिटिंग होगा। अब इसके अंदर भी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ज्यादा रिपेल कौन कर रहा है, जब नेगेटिवली चार्ज लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के पास आ रहा है, जो डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपेल हो रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की डी जेड स्क्वायर। x square minus y square। हाँ, बिकॉज 4 नेगेटिवली चार्ज लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, तो ऑब्वियसली डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी कम हो जाएगी। इसके अंदर भी तुम्हारे पास डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है और डी जेड एक्स है। तो खुद सोचो ना, एक डी ऑर्बिटल ऐसा है जिसके चारों लोब्स अलोंग एक्स एंड वाई इन एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पे लिगेंड्स आ रहे हैं, तो शैल आई से दैट चारों लोब्स लैटरली मतलब साइडवेज रिपेल करेंगे इसके साथ, लिगेंड्स के साथ। और अगर तुम्हारा डी एक्स जेड ले लिया, तो ये तुमने एक्स एक्सिस ले लिया या जेड एक्सिस ले लिया, तो 2 ही लिगेंड आएंगे सिर्फ एक्स एक्सिस के अलावा, तो जेड एक्सिस के अलावा तो कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये दोनों लोब ही रिपेल करे, ये पूरा लोब सिर्फ 2 लिगेंड से रिपेल करेगा, और ये पूरा लोब कितने लिगेंड से रिपेल कर रहा है, 4। और वो डी वाई जेड और डी जेड एक्स 2 से, तो ज्यादा रिपल्शन अगर डी एक्स वाई में हुआ तो डी एक्स वाई की एनर्जी बढ़ जाती है और बाकी दोनों की एनर्जी कम हो जाती है, तो डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तुम्हारा डेल्टा 1 था, ये तुम्हारा डेल्टा 2 था, ये तुम्हारा डेल्टा 3 था, और डेल्टा जो था ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 जो था, अप्रोक्सीमेटली 1.3 टाइम डेल्टा हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. अब सोचो, मुझे एक बात बताओ, ये इसका स्प्लिटिंग आया है ना, मैंने तुमको पहले ही कहा था कि इसका जो एनर्जी है ना, फिक्स नहीं है, ये यहाँ पे भी हो सकता है और इसके इक्वल भी हो सकता है। गॉट इट? Yeah. अब सुनो, कंडीशन टू फॉर्म स्क्वायर पेन। यार एक बात बताओ, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, अब पहले ना वो ऑक्टाहेड्रल बना रहा था, जब ऑक्टाहेड्रल बना रहा था तो 1 लीगेंड, 2 लीगेंड, 3 लीगेंड, 4 लीगेंड, 5 लीगेंड, 6 लीगेंड, एक्स वाई और जेड एक्सिस से लीगेंड्स आ रहे थे, है ना। हाँ। तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिसमें ना सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लीगेंड ही आए, और ये जो जेड एक्सिस के लीगेंड्स हैं ये इतने ज्यादा रिपेल कर गए कि ये आ ही नहीं रहे, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी तुम्हारी? अगर नीचे और ऊपर वाले लीगेंड्स हटा दूं तो बचेगा क्या? तो shall I say that if the ligands are not approaching from z axis, then there will be only 4 ligands which should approach along the axis
along the axis from x and y axis. The ligands along z axis are not approaching because z orbital, dz square orbital will contain extra negative charge as compared to dx square minus y square orbital. सोचो मेरे पास स्प्लिटेड ऑर्बिटल ऐसे आया, ठीक है। अगर स्क्वायर प्लेनर के अंदर स्प्लिटिंग हुई तो नीचे जो ऑर्बिटल आए हैं दैट इज डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इसके ऊपर जो ऑर्बिटल है वो डी एक्स वाई है, इसके ऊपर जो ऑर्बिटल है ये डी जेड स्क्वायर है, अगर इसके ऊपर जो ऑर्बिटल है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अगर मैं किसी भी तरीके से इसके अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज डाल दूं एज कम्पेयर टू एक्स एंड वाई एक्सेस, एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जो लीगेंड्स 6 के 6 लीगेंड्स एक्सिस के अलोंग आ रहे थे, जो 6 के 6 लीगेंड्स इनिशियली अलोंग द एक्सिस आ रहे थे टू फॉर्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अगर यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो गया अलोंग द जेड एक्सिस तो क्या ये दोनों लीगेंड आएंगे? क्या लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के आसपास आएंगे क्या अगर मैंने जेड एक्सिस के अलावा नेगेटिव चार्ज ज्यादा डाल दिया तो क्या नेगेटिवली नहीं। चार्ज लीगेंड्स पास आएंगे क्या इसके? नहीं ना। तो अगर ये नहीं आएंगे तो ये दोनों नेगेटिवली चार्ज लीगेंड्स जो है वो वैनिश हो गए। बचा क्या तुम्हारे पास? बचा क्या? Square plane. स्क्वायर प्लेनर। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ऐसा काम करेंगी कि डी जेड स्क्वायर ज्यादा फील्ड है एज कम्पेयर टू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन which favor स्क्वायर प्लेनर। हाँ जी D4. बताओ। वेरी गुड। D4 में क्या होगा? 1 2 3, जैसे ही चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो जेड एक्सिस के पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खाली है, तो लीगेंड्स किसके अलोंग जाएंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। Y square. तो D4 पैरिंग नहीं हो रही है तो वीक फील्ड लीगेंड। एनी डाउट? No. इसके अलावा D4 के बाद यहाँ E8. लिख देता हूँ, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैंने, ताकि जब नोट्स देखोगे तो देखो। D4 के बाद एक ग्रुप होता है D6 जिसको हम हीम ग्रुप कहते हैं। ये एक लौता ऐसा ग्रुप है, ये In2+ जो हीमोग्लोबिन के अंदर होता है ना वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर ना एक स्पेशल चीज होती है, मैं तुमको पहले भी बोला था कि ये तुम्हारा डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, ये डी जेड स्क्वायर है, और इसके अंदर ना डी जेड स्क्वायर और डी जेड एक्स डी वाई एक्स वाई की जो एनर्जी है ना वो एग्जैक्टली सेम होती है। तो हीम ग्रुप है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैरी करता है। D6 है तो पैरिंग होगी, तो पैरिंग के चक्कर में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर किसी ने पूछा ना हीम ग्रुप के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आंसर कितना आएगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर भी डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ज्यादा भरा हुआ है तो स्क्वायर प्लेनर। ये एक ऐसा लौता ग्रुप है जिसके अंदर डी जेड स्क्वायर का एनर्जी डी एक्स वाई के इक्वल होता है। गॉट इट? हाँ सर। वेरी गुड। उसके बाद D7 में क्या होगा? D7 में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड।
यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, और डी जेड स्क्वायर के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कुछ नहीं होगा। तो अगेन लीगेंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से मूव करेंगे तो स्क्वायर फील्ड लीगेंड, सॉरी स्क्वायर प्लेनर। D8 as you told me. सो मेरा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। हाँ, ये आयरन कोबाल्ट और निकल जो मैग्नेटिक होता है उनका पीरियोडिक टेबल में बाजू बाजू होने का रिलेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों में एक से डिफर करेगा तो रहेगा पैरामैग्नेटिक ना। नहीं, मैग्नेटिक मतलब असल में हम लोग मैग्नेट डालेंगे तो फिर वो अट्रैक्ट रिपेयर होता है और उसको मैग्नेटाइज कर सकते, वो वाला मैग्नेटिक। अरे हाँ बाबा, तभी तो कह रहा हूँ कि कोबाल्ट के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आयन के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो मैग्नेटिक होगा। तो ग्रुप वाले जो इलेक्ट्रॉन, जो सारे ग्रुप एलिमेंट्स है वो सारे मैग्नेटिक क्यों नहीं? हाँ, बिकॉज सेम अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाँ तो वो मैग्नेटिक क्यों? कौन मैग्नेटिक नहीं है? कोबाल्ट निकल आयन मैग्नेटिक होता है, लेकिन हाँ, उनके ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो मैग्नेटिक नहीं होते। होते ना, किसने बोला नहीं होते? होता है। हाँ। मतलब उसको मैं मैग्नेट से खींचूंगा तो वो मैग्नेट बन जाएगा। हाँ। वो प्लैटिनम भी। हाँ, पैलेडियम नहीं, पैलेडियम के पास सारे पैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ओके। पैलेडियम का अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, गॉट इट। हाँ, थैंक एक यू। मिनट, हाँ। एक मिनट दो। हम्म लिसन डन। D9 में क्या होगा? D9 के अंदर भी सेम केस होगा, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, दो हाँ, यहाँ, D8 और D9। इसके अंदर भी दो dx का और dz स्क्वायर है, वो ज्यादा फील्ड है ना dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, राइट? इसका आंसर याद है? कॉपर टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स। मैंने क्या कहा था? D9 का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D9 है, क्योंकि ये D9 कॉन्फ़िगरेशन है, तुम्हारे पास लीगेंड है, और D9 कॉन्फ़िगरेशन में कॉपर में जो D9 कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या फेवर करती है, स्क्वायर प्लेनर की टेट्राहेड्रल? और VBT से करोगे तो इसी का आंसर क्या आ रहा था? टेट्राहेड्रल। अभी इसको स्क्वायर प्लेनर बनाना है, ठीक है? तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेवर्स करती हैं किसको फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में। बात समझ में आई? हाँ। वेरी गुड। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होगी यार? देखो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं कि तुम्हारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है? तुम्हारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है? एंड दिस सेंट्रल मेटल एटम is approached by ligands in a tetrahedral fashion, ठीक है? Now understand that ये x axis है, ये y axis है, और ये z axis है। तुमने क्या किया? सेंट्रल मेटल एटम लिया इन द सेंटर, ऑब्वियसली सेंट्रल मेटल एटम सेंटर में लोगे, राइट? अब क्या अज्यूम किया तुमने? देयर आर फोर ligands, these ligands are coming in a tetrahedral fashion, और अगर तुमको टेट्राहेड्रल फैशन याद है तो ऑल्टरनेट कॉर्नर्स आप ज्वाइन कर दो, तो टॉप डाउन चार ligands मूव करेंगे टुवर्ड्स दीज कॉर्नर्स, राइट?
Understood? Understood? Now listen guys, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ना ये dx है, ये y और ये z है, तो मेरे पास ना ये ऑर्बिटल है जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है, कोई दिक्कत, विच इज लाइंग अलोंग द एक्सिस, और एक ये ऑर्बिटल है विच इज लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस विच इज dxy। तो ये तुम्हारा dxy का लोब है, और ये वाला लोब तुम्हारा किसका है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जैसे ही तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज लिगेंड यहाँ पहुंचा, तो ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से ज्यादा पास है कि dxy से ज्यादा पास है? अगर ये कॉर्नर एटम पे लिगेंड पहुंचा, तो ये किस किस ऑर्बिटल के ज्यादा पास है? ऐसा ऑर्बिटल जो फेस सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जो फेस डायगोनल होगा, या ऐसा ऑर्बिटल जो एज सेंटर में एग्जिस्ट करता है, जस्ट बिलो द एज होगा? कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा पास होगा? फेस डायगोनल। तुम भांग खा के आए हो? सो फेस डायगोनल है तो वो कॉर्नर से पास करेगा ना। बेटा √2a/2 और a/2 में कौन सा बड़ा होता है? √2a/2 हाँ, तो पास कौन सा हुआ? डायगोनल। गेटिंग इट? अगर जो पास कौन सा हुआ तुम्हारा, dx में ज्यादा पास हुआ लिगेंड की, कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लोब ज्यादा पास हुआ? अरे जिस कमरे में बैठे हो उसके कॉर्नर को देख लो यार, उस कॉर्नर पे उस कॉर्नर उसी एच के सेंटर पे, उस कॉर्नर के एच के सेंटर पे एक लोब बना लो, और एक दीवार के बीच में लोब बना लो। तो जो कॉर्नर एटम वाला लिगेंड है वो किसके ज्यादा पास है? जो ऑर्बिटल नीचे है, या फिर जो फेस सेंटर पे, कहाँ पे ज्यादा रिपेल करेगा? फेस सेंटर। तुम सुन भी रहे हो क्या चल रहा है? सर मेरे को नहीं समझा, एक लोग एच सेंटर पे बनाना है, दूसरा लोग कहाँ बेटा बनाना सुन है? मेरी बात, ये तुम्हारा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, और ये तुम्हारा dxy है जो इन बिटवीन है, बीच में है ना? हाँ ठीक है, और ये x और y एक्सेस था, लीगेंड है इधर, इधर इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे, तो ये किसके ज्यादा पास है, ये लीगेंड, ये dxy के ज्यादा पास होगा, या एच सेंटर वाला। एस सेंटर वाले के पास ज्यादा होगा ना? हाँ, हाँ। है ना? तो मुझे एक बात बताओ, कौन से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, जो इन बिटवीन द एक्सिस है या जो अलोंग द एक्सिस है? बिटवीन। अच्छा, कहीं पे भी इंटरेक्शन हेड ऑन हो रही है, फॉर एग्जांपल पहले जितने भी एग्जांपल्स करे थे हम लोगों ने, उसमें ये ऑर्बिटल था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, और इसी ऑर्बिटल में उस ऑर्बिटल उसी एक्सिस के अलोंग लिगेंड मूव कर रहा था, तो जो रिपल्शन था इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में हेड ऑन था। अब क्या हेड ऑन रिपल्शन है कि एट एन एंगल रिपल्शन हो रहा है? एंगल। हेड ऑन, एंगल। एट एन एंगल रिपल्शन हो रहा है। तो एक बात बताओ, टेट्राहेड्रल के अंदर जब स्प्लिटिंग होगी ना, तो द ऑर्बिटल विच आर लाइंग इन बिटवीन द एक्सिस विल गेट मोर रिपेल्ड एज कंपेयर टू, ये तुम्हारे 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इन पांचों डी ऑर्बिटल्स का एवरेज एनर्जी बढ़ेगा। इनमें से 3 डी ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो बिटवीन द एक्सिस जिनका एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा, और 2 डी ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो इन अलोंग द एक्सिस हैं जिनका एनर्जी कम बढ़ेगा, और दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी उसको कहते हैं डेल्टा टी। क्या कहते हैं? डेल्टा टी। डेल्टा टी। गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये हो जाएगा dxy dyz और dzx, और ये हो जाएगा T2g सेट, और ये हो जाएगा EG सेट, और दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होगा उसको कहेंगे हम लोग डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द एनर्जी सेपरेशन, और ये इस सेंटर इस एवरेज लाइन को क्या बोलता है? वेरी सेंटर। बैरी सेंटर। अब बैरी सेंटर के, एक बार बताओ, ऊपर 3 लोब है, नीचे 2 है, तो ये जो होगा एज अ मीन एनर्जी लाइन -0.6 डेल्टा टी होगा, और यहाँ पे कितना होगा? 0.4 डेल्टा टी। कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड। अब एक बात बताओ दोबारा से, इतना समझ में आया ना?
समझ में आया इतना? हाँ Now listen, delta T जो होता है ना, that is approximately 4/9 delta O. इसके दो रीजन होते हैं. पहला रीजन, टेट्राहेड्रल के अंदर 4 लिगेंड्स हैं, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 6 लिगेंड्स हैं. तो जब 4 लिगेंड रिपेल करेंगे, 6 लिगेंड रिपेल करेंगे, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 2/3. बोलो हाँ या ना? हाँ अब दूसरा रीजन क्या है? इसके अंदर टेट्राहेड्रल के अंदर तुम्हारे पास जो रिपल्शन है ना, एट एन एंगल है, रिपल्शन एट एन एंगल, और यहाँ पे हेड ऑन रिपल्शन है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, जिसकी वजह से अगेन उस एंगल की वजह से रेशियो 2/3 आता है. तो यार 2/3 इंटू 2/3, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा होगा. गेटेंगे? 4/9 तो दो रीजन है. पहला रीजन क्या है? देयर आर ओनली 4 लिगेंड्स. repelling d orbitals while there are 6 ligands repelling octahedral or repelling d orbitals in octahedral. In tetrahedral, repulsion exists at an angle, exists at an angle between d orbital and ligand, while in octahedral the repulsions are head on. Understood? Yes sir. Done. तो इसकी वजह से 2/3, इसकी वजह से 2/3, so delta T will become 4/9 delta O. In fact, delta T is so damn low that even in the presence of strong field ligand, pairing won't take place. मतलब कुछ भी कर लो, इस स्प्लिटिंग के अंदर पैरिंग नहीं होनी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर. ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर पैरिंग नहीं होनी, उल्टा बना दिया. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर पैरिंग नहीं होनी, तो मुझे एक बात बताओ, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल फील्ड बनाएंगे? ये ईजी है और ये T2G है. कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेवर करेगी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना? चले से D0, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कोई भी रिपल्शन नहीं है कहीं पे भी, सब जगह इवनली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अप्रोचेबिलिटी सिमेट्रिकल रहेगी. D2 सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो अगर D2 डाल दिया तो सिर्फ इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिकल होगी एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा. D5 सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सिमेट्रिकल हो गई. D7 अगेन एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग दो दो इलेक्ट्रॉन, बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो हर जगह नेगेटिव फील्ड सिमेट्रिकल होगी, तो अप्रोचेबिलिटी सिमेट्रिकल रहेगी. और लास्ट में D10. ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फेवर करती हैं टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन के लिए. गॉट इट? हाँ समझ में आई बात? गाइस समझ में आया?
या चलें आगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ CFT। ठीक है, CFT एप्लीकेशन क्या है? पहला कलर। पता है क्या रीजन क्या होता है कॉम्प्लेक्स का कलर होने का? सपोज करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया तुमने, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हारे पास T2G ऑर्बिटल है और EG ऑर्बिटल है। बोलो हाँ या ना? अगर हाँ ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो अगर विजिबल रीजन के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन T2G से EG में मूव कर रहा है तो एक ये फोटोन लेगा विजिबल विजिबल लाइट से, राइट? अगर ये विजिबल लाइट से फोटोन ले रहा है तो जो कलर एमिट होगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं होगा? सपोज करो अगर मैं रेड होगा पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो उसका जो कलर होगा ब्लू होगा कि नहीं होगा, राइट? होगा। तो इस ट्रांजिशन को ना हम लोग DD ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डीडी ट्रांजिशन। और कॉम्प्लेक्स के अंदर ना DD ट्रांजिशन की वजह से इसके अंदर कलर आता है। गॉट इट? तो मेजर रीजन क्या है हाँ कॉम्प्लेक्स के कलर होने का? बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन। अब तुमसे पूछा जाएगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स है जिसका D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और कंप्लीटली फिल्ड तुम्हारे ऑर्बिटल्स है, तो कोई DD ट्रांजिशन हो सकती है क्या? अरे बेटा, जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या T2G से EG जाएगा क्या? नहीं अगर D10 है तो क्या ऊपर जगह है क्या नीचे से ऊपर जाने के लिए? नहीं तो कोई DD ट्रांजिशन होगा क्या? नहीं। इसलिए D10 कॉन्फ़िगरेशन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं और D0 कॉन्फ़िगरेशन के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरलेस होते Got हैं। it. गॉट इट? दे आर कलरलेस। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन। ना एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है? Ligand to metal charge transfer. पता है क्या, कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कौन से? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पता है तुम लोगों को? Fe वो ब्राउन रिंग टेस्ट के सिमिलर है क्या? H2O होल 5, हाँ, NO। इसके अंदर क्या होता है, आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना +2 होता है। नाइट NO जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। तो लिगेंड क्या करता है, अपने से एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है। ठीक है, तो NO तुम्हारा NO+ बन जाता है। और क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो आयन का जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना वो +1 हो जाता है। तो इसको कहते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या बोलते हैं? लिगेंड टू मेटल Charge चार्ज transfer. ट्रांसफर। ठीक है, तो Iron 2+ का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है और इस एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से तुम्हारे पास ब्राउन कलर आता है। गेटिंग ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर Yeah. उसे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। गॉट इट? एक हो गया तुम्हारा मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, ये कब बनता है? जब तुम्हारा पर्शियन ब्लू और टर्न्सबुल ब्लू कलर बनता है। पर्शियन ब्लू कब होता है? फेरी फेरोसाइनाइड के केस के अंदर। फेरी फेरोसाइनाइड इसके केस के अंदर ना Iron 3+ और Iron 2+ के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। ये Iron 2+ है और Iron 3+ है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से इसके पास ब्लू कलर होता है। इसे कहते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो Iron 3+ है, 4 है, तो Fe4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये तुम्हारा प्रेशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है। बात समझ में आई गैस? बात समझ में आई? तो तुम्हारे करिकुलम में बेसिकली DD ट्रांजिशन है ज्यादा। सो इन DD ट्रांजिशन इफ द स्प्लिटिंग एनर्जी लाइज इन द विजिबल रीजन, then the electron will absorb a photon from the visible region and emit a color complementary to the absorbed region। अब complementary color देखने का क्या क्या सीन रहता है? बहुत सिंपल है। एक गोला बना लो, ठीक है, एंड just divide that thing into 6 parts।
राइट, यहाँ पे लिखो विबग्योर, विब आई इंडिगो छोड़ दो, विबग्योर, गेटिंग इट। तो ब्लू का जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है वो ऑरेंजिश रेड है, ठीक है। तो ब्लू का जो अपोजिट एग्जिस्ट करता है रेडिश ऑरेंज, तो ऑरेंज आता है, थोड़ा रेड टिंट आता है इसके अंदर, रेडिश ऑरेंज, गेटिंग इट। वॉयलेट का येलो, ग्रीन का रेड। तो इस चीज को कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरस्टूड? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कलर याद कैसे रहता है? अब चक्कर क्या है, इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब अ फोटोन फ्रॉम द विजिबल रीजन एंड एमिट अ कलर कॉम्प्लीमेंट्री टू इट, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, एक चीज समझो, एक क्वेश्चन है, फेरो Fe(F6) 4- कलरलेस होता है और FeCl6 4- सनसेट येलो होता है। पूछते हैं रीजन क्या है? क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? मुझे पहले एक चीज बताओ, तुम अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है? बाबा ये को कॉम्प्लेक्स है, कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, राइट। ये कॉम्प्लेक्स भी ऑक्टाहेड्रल है ना। मतलब देखा जाए इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी और इसके अंदर जो स्प्लिटिंग होगी वो सिमिलर ही होगी, बोलो हाँ या ना। इसके अंदर फर्क क्या है दोनों में? अगर तुम दोनों को देखोगे तो फर्क क्या है? यहाँ पे फ्लोरीन है एज ए लिगेंड और यहाँ पे साइनाइड है लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है? चाइना। साइनाइड। अगर कार्बन डोनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये तुम्हारा स्प्लिटिंग एनर्जी है साइनाइड के केस के अंदर, और ये कलर रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये स्प्लिटिंग एनर्जी इस केस के अंदर कम है ना, तो ऑब्वियसली ये विजिबल रीजन में ना एग्जिस्ट करके इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट कर रही होगी। क्योंकि इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट कर रही है तो क्या फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हें कोई कलर मिलेगा क्या? मतलब कोई भी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कोई कलर मिलेगा क्या? अरे हाँ या ना। बट अगर डेल्टा ओ तुम्हारा विजिबल रीजन में आ रहा है तो ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट्री सनसेट येलो होगा। तो इसे कहते हैं थोड़ा कॉमन सेंस लगाना कि साइनाइड अगर कलर्ड है और फ्लोराइड अगर कलरलेस है और पूछा जा रहा है तुमसे, तो साइनाइड कलर क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डीडी ट्रांजिशन हो रहे हैं उसमें जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो विजिबल रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है साइनाइड से, तो फ्लोरीन का जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगा वो साइनाइड की स्प्लिटिंग एनर्जी से कम होगा। तो विजिबल रीजन से कम एनर्जी कौन सी होती है? इंफ्रारेड रीजन। तो हमने इसको इंफ्रारेड रीजन में एग्जिस्ट करवाया। गेटिंग इट? गेटिंग इट? अरे समझ में आई बात? हाँ सर। और D0 D10 तुम्हारे कलरलेस होता है। अब बात करते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर तुम्हारे तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो तुमको बता दिया कौन सा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर नाइट्रो एनओ जो है वो NO प्लस बन जाता है, Iron 2+ Iron+1 हो जाता है। अगर कोई तुमसे पूछे कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आयन का, तो आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की जगह +1 लिखोगे। बात समझ में आई? हाँ। गेटिंग इट? और तुम्हें पता है क्या, एलिमेंट्स कंपाउंड्स लाइक पोटेशियम मैग्नेट MnO4, MnO4 2-, CrO4 2-, Cr2O7 2-, ठीक है। इनके अंदर ना सारे इलेक्ट्रॉन पैड अप होते हैं, फिर भी ये कलर शो करता है, पता है तुमको? और पता है कलर क्यों आता है इसके अंदर? बिकॉज मैंगनीज है ना, मैंगनीज के अंदर ये जो ऑक्सीजन है इसके आसपास, वो अपना इलेक्ट्रॉन मैंगनीज के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है। इन सबके अंदर यही होता है। तो देयर इज अ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्सीजन which is considered as one of the ligand to the central metal atom. तो because of this ligand to metal charge transfer, मैग्नीज के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है जिसकी वजह से पर्पल कलर आता है इसके पास, ठीक है। इसके पास पर्पल कलर आता है, इसके पास ग्रीन कलर आता है।
इसके पास येलो आता है, इसके पास ऑरेंज आता है। तो ये जो सारे कलर्स है ना इन कंपाउंड के अंदर, ये किसकी वजह से आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन टू सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम। नाउ लिसन गाइस, एक और चीज बताऊंगा जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में तुमको ऑलरेडी बता रखी है। इन सबका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D3S होता है, sp3 नहीं होता। सारे टेट्राहेड्रल होता है। D3S भी तुम्हारा टेट्राहेड्रल होता है। तो याद रखना इन सारी चीजों का जो इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिडाइजेशन है वो D3S है। गॉट इट? ये चार्ज ट्रांसफर आयन का बता दिया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर पोलराइजेशन के अंदर। यार एक बात बताओ, Ag+ जो है वो क्या है? D10 कॉन्फ़िगरेशन है, राइट? क्या Ag+ के सॉल्ट कलर्ड होंगे कि कलरलेस होंगे? कलरलेस। बहुत बढ़िया, कलरलेस होंगे, है ना? कलरलेस। AgCl वाइट है, AgF वाइट है। मेरे को लगा और जब व्हाइट तुम कलरलेस रहेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है? उसका सॉल्यूशन तो कलरलेस होगा ना। तो व्हाइट सॉल्ट इज कलरलेस ओनली, ठीक है? तो AgCl वाइट है, AgF वाइट है, बट जब तुम Ag2S बोलोगे ना, वो ब्लैक होता है। AgBr येलो होता है, AgI येलो होता है। तो यहाँ पे इसके पास कलर कैसे हो सकता है जब Ag+ के पास D10 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जहाँ पे DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। आंसर है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को अपने लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बोला जाता है। ऐसा होता है कि अगर छोटा कैटआयन बड़े आनियन से अट्रैक्टेड होता है, और अगर छोटा कैटआयन बड़े आनियन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत स्ट्रांगली खींचता है ना, तो ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड विजिबल रीजन में से फोटोन गेन करता है। तो ये जो कलर आया वो Ag+ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नहीं आया, उसकी पोलराइजेशन की वजह से आया। गॉट इट? Br-1 गेटिंग अ पॉइंट? तो बिकॉज ऑफ दिस पोलराइजेशन ना, जो पोलराइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विजिबल रीजन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और फोटोन लेते हैं, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देते हैं। इसलिए ना AgBr AgI कलर्ड है। Copper+1 कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल Cu2S ब्लैक, Cu2S तुम्हारा ब्लैक कलर होता है, Cu2O रेड कलर होता है, CdS येलो होता है। ये सारे जो कलर्ड है वो किसकी वजह से? ये किसकी वजह से? पोलराइजेशन की वजह से, राइट? गेटिंग इट? और उस पोलराइजेशन को लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहते हैं। गॉट इट? तो एक कलर बहुत सारी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है। कलर क्योंकि आता, क्यों, कैसे कैसे आ सकता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आ सकता है कलर। और किसकी वजह से आता है? DD ट्रांजिशन की वजह से आता है कलर। और किसकी वजह से आता है? पोलराइज इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है, और मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। दिस इज मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, जिसकी वजह से आयन के पास टर्नबुल ब्लू और पर्शियन ब्लू कलर आता है। Have I made my point clear? यस सर। Okay, now great. This is the application done. Isomerism we have already done. ठीक है. Stereoisomerism already finished. Optical isomerism is also done. Optical isomerism done. Organometallic compound. This is the last topic of coordination compounds. ठीक है. Getting it? ये लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। Okay. Now organometallic compounds. Now what are organometallic compounds? The compounds in which there exist metal carbon bond. कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? कार्बन बॉन्ड। मेटल कार्बन बॉन्ड, उसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं। जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है ना,
इसके आगे होगा ना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, द मॉलिक्यूल वेयर वी हैव डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड द कार्बन, ठीक है, उसको ना ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो एनी कंपाउंड कंटेन मेटल कार्बन बॉन्ड इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। एग्जांपल योर गिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें अल्काइल ग्रुप C माइनस Mg+ के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाता है। R2CU, जिसके अंदर C जो कार्बन है वो कॉपर के साथ डायरेक्टली कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। R2Zn कोवालेंट बॉन्ड बनाता है। R-Li+ आयोनिक बॉन्ड बनाता है बिटवीन C- एंड Li+। तो इन सारे कंपाउंड्स के अंदर तुम्हारे पास क्या है, क्या है? कार्बन मेटल बॉन्ड, राइट, कार्बन मेटल मेटालिक। कार्बन बॉन्ड। देखो चक्कर क्या है, कार्बोनेट के ये जो सॉल्ट है ना कार्बोनेट, ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है बिकॉज यहाँ पे सोडियम और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसमें सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, राइट। सोडियम एसिटेट, इसमें ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में बॉन्ड है। सिमिलरली सोडियम साइनाइड, साइनाइड इनऑर्गेनिक आयन एनियन है। तो अगर इसके बीच में भी अगर मेटल और कार्बन के बीच में अट्रैक्शन है ना, इट इज नॉट कार्बन, इट इज एनियन, गॉट इट। तो इसको मैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोलूंगा। सोडियम साइनाइड को कभी भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं बोला जाता। गेटिंग अ पॉइंट? अंडरस्टूड? या इवन दो मेरे पास मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, बट मैं उसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, नहीं बिकॉज बोलेंगे। साइनाइड इज ये नॉट बोलेंगे। ऑर्गेनिक, इट इज इनऑर्गेनिक सॉल्ट। गेटिंग इट? अंडरस्टूड? नाउ टाइप्स या ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तुम्हारे पास दो टाइप के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है बेसिकली, आयोनिक और कोवैलेंट। आयोनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, देयर इज अट्रैक्ट आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड कार्बन। तो मेटल कैटआयन होता है, कार्बन के पास एनियोनिक चार्ज होता है, कैटआयन एनियन को आपस में बहुत अच्छी तरह अट्रैक्ट करता है, उसको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल अल्काइल लिथियम CH3- Li+, Grignard reagent R-CH3- Mg+X, गेटिंग इट? इसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। Na2C2, इसमें क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ के साथ आयोनिक अट्रैक्शन कह रहा बना रहा है, तो इसको भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहेंगे। कौन सा? आयोनिक। अंडरस्टूड? या नाउ कोवैलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन। ये अगेन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है पाई और होता है सिग्मा एंड पाई। गेटिंग अ पॉइंट? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिग्मा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसके अंदर ना सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन और मेटल के बीच में, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है, इसके अंदर ना पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, डीलोकलाइज पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेंटर, वो एक्ट करते हैं डोनर की तरह, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। और सिग्मा एंड पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इस पूरी टॉपिक में दोबारा आऊंगा, ठीक है, बट इतना समझ में आया तुमको? हाँ सर। यस, ठीक है। तो सिग्मा पाई और सिग्मा पाई, ठीक है। अब सिग्मा के अंदर नॉर्मल ले लो, ठीक है, सिग्मा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कोवैलेंट के अंदर देयर एग्जिस्ट अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम एंड कार्बन, फॉर एग्जांपल CdCH3 होल ट्वाइस। तो कैडमियम दो मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, तो अगर मैं दोनों में इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो शैल आई से लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट एग्जैक्टली सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। तो ये सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा? लिसन, देयर एग्जिस्ट अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम एंड कार्बन। तो मेटल एटम और कार्बन के बीच में ना सिग्मा बॉन्ड है, तो कैडमियम CH3 होल ट्वाइस ले लिया, तो कैडमियम कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, कैडमियम कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो दो CH3 ग्रुप कैडमियम पे लगे हुए हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है ना? गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो बोलो ना, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट सेम है कि अलग अलग है? सेम। सेम है, तो उसको सिमेट्रिकल बोलेंगे कि अनसिमेट्रिकल बोलेंगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल।
और अगर ऑर्गेनो जो मेटल है वो तुम्हारा दो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डेड है, मतलब लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो दैट इज नोन एज अनसिमेट्रिकल सिग्मा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। गेटिंग इट? तो तात्पर्य ये है, देयर एग्जिस्ट अ कोवैलेंट बॉन्ड, अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन मेटल एटम एंड अल्काइल ग्रुप। नाउ यू हैव पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। नाउ पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, they are act as a donor atom or donor electron, and they act as what, सुनो, एज अ फील नहीं आएगी, हटो। सपोज करो मेरे पास एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, दीज आर द पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, से यस और नो? Yeah. अगर ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एक सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट डी ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें, तो इसको बोलते हैं पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो हियर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग एज द डोनर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes, sir. तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज एक्टिंग एज अ डोनर टू फॉर्म द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। तो एक कंपाउंड है तुम्हारा जीसेस सॉल्ट, क्या बोलते हैं? जीसेस सॉल्ट। जीसेस सॉल्ट होता है प्लैटिनम Cl3 C2H4 रेज़ टू पावर, ये गलत लिखा हुआ है इधर, प्लैटिनम Cl3 C2H4 रेज़ टू पावर। और पता है क्या, मुझे क्या बताओ, इथीन के अंदर कितने कार्बन के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है? बेटा कितने कार्बन के बीच में ये पाई इलेक्ट्रॉन है? दो कार्बन ना, इसको बोलते हैं ईटा 2। ईटा का क्या मतलब होता है? ईटा का क्या मतलब होता है? ईटा says that how many centers are there in which the electron is getting delocalized. Got it? So here I have two centers in which the electron is getting delocalized. Eta 2. Got it? बेटा बात समझ Yes, में आई? sir. आगे चले। हाँ. वेरी गुड। नाउ लिसन, इसे कहते हैं जीसेस सॉल्ट, जिसमें इथीन का, जीसेस सॉल्ट के अंदर क्या होता है, प्लैटिनम है, 3 क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, प्लैटिनम 2+, 3 क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इथीन के जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ प्लैटिनम। ये तुम्हारा HH रहेगा, इथीन। तो एक बार बताओ, प्लैटिनम 2+ है, ये भाई साहब न्यूट्रल है, इथीन Cl-1 था, नेट चार्ज -1 आएगा कि नहीं आएगा? गेटिंग इट? Yeah. और दूसरी चीज सुन लो, इसका नामकरण होगा PtCl3 Eta2 C2H4। गॉट इट? ओवरऑल चार्ज 1 नेगेटिव। कोई इश्यू? नहीं. कोई इश्यू इसके अंदर? हेलो, नहीं sir. समझ में आई बात? तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्ट एज अ डोनर। नेक्स्ट, in pi organometallic compound, the delocalized pi bonded electron act as a ligand and donates its electron to the vacant orbital of central metal atom. तो वो डोनर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ना तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड की सीरीज आती है, जिसको बोलते हैं मेटालोसीन्स। क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? मेटालोसीन्स। व्हाट डू यू नो मेटालोसीन्स? These are known as sandwich compound. सैंडविच कंपाउंड मतलब दो बड़े बड़े प्लेनर मॉलिक्यूल के बीच में एक सेंट्रल मेटल एटम
क्या कहते हैं, तो सैंडविच कर देते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रेड स्लाइसेस एंड बिटवीन चीज इज देयर. सो अंडरस्टैंड वन थिंग. I have taken cyclopentadienyl ion. Cyclopenta dienyl anion. This is cyclopenta dienyl anion. मुझे एक बात बताओ, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई, क्या है ये? पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव. तो पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई, शैल ऐसे कंप्लीट कॉन्जुगेशन इज. इस साइक्लिक रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं? 6. तो ये मॉलिक्यूल क्या है? ये मॉलिक्यूल क्या है? एरोमेटिक. और ये पूरे जो नेगेटिव चार्ज है ना वो डीलोकलाइज कर गया. पता है क्या, जब ये डोनर की तरह एक्ट करेगा ना, तो मैंने क्या बोला था, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है? कौन से इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है? जो कि डीलोकलाइज्ड होते हैं, पाई बॉन्ड बनता है ना. तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे. तो यार एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर गए? 6. तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से. एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. मतलब इकट्ठे ये एक बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ आयन. अंडरस्टूड. तो एक ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरऑल कितने ऑर्बिटल्स को साथ इन्वॉल्व होगा आयन के? 3 वेकेंट ऑर्बिटल के साथ. और कितने कार्बन के बीच में डोनर है? कितने की कार्बन के बीच में सारे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है? तो उसको बोलेंगे ईटा 5C5H5 overall negative charge, because obviously one negative charge is there. Getting it? Yeah. Yeah. Now understand that whenever ion 2 plus is sandwiched between two cyclopentadienyl ion, तो जिसमें ये delocalized इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो आयन 2 प्लस था, इन दोनों के पास नेगेटिव चार्ज था, तो ये टोटल कंपाउंड न्यूट्रल बन जाएगा. बोलो हाँ या ना. C5H5 आएगा. ठीक है. अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा आयन का? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयन? 26. Yeah. उसमें से +2 है, +2. तो +2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 24. 24 आयन +2 के अंदर आ जाएगा. तो यार एक बात बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक रिंग? कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? तो दोनों रिंग कितने दे रहे होंगे? तो मैंने क्या कहा था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस को रिजेंबल करता है, राइट? Yeah. अब होता है डाइबेंजीन क्रोमियम. डाइबेंजीन क्रोमियम, 2 बेंजीन मॉलिक्यूल है और बीच में क्रोमियम है. बेंजीन तो सबको पता है, C6H6. तो एक बार बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है बेंजीन के अंदर? 6. 6. कितने कितने कार्बन्स के बीच में? कितने कार्बन्स के बीच में? 6 कार्बन के बीच में, राइट? अगर 6 कार्बन के बीच में डीलोकलाइज्ड है तो मैं इसको क्या बोलूं? ईटा 6C6H6 बोलूं कि नहीं बोलूं? है ना. हाँ. और पर बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? 6. तो क्रोमियम डाइबेंजीन क्रोमियम, क्रोमियम 2 बेंजीन के साथ बॉन्डेड है. क्रोमियम का जो स्कूटर, टीवी, कार, राइट, हाँ इसका जो, हाँ, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25. बोलो है ना? हाँ हाँ या ना.
तो 24 प्लस 12, तो टोटल कितना आ जाएगा इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? 36, राइट? लीगेंड बनने के बाद, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है ही है। बात समझ में आई? व्हाट इज पाई मॉलिक्यूलर, पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स? बेटा बात समझ में आई? पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होता है? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ सिग्मा एंड पाई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है? हाँ, in this case of is in case of pi acceptor ligands like carbon monoxide, cyanide, nitrosonium ion, right? Nitrostylium ion. These are the ligands like cyanide, carbon monoxide, NO+. These are known as pi acceptor ligands. Why? Because initially they will donate their pair of electron through a sigma bond. तो क्या करते हैं भाई साहब? सिग्मा बॉन्ड से अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो पहले इसने कौन सा बॉन्ड बनाया? पहले कौन सा बॉन्ड बनाया? सिग्मा बॉन्ड बनाया। अब सुनो ना, मेटल ने वेकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स फिल हो गए, डी ऑर्बिटल्स, राइट? तो अब क्या करते हैं लिगेंड्स? अपने वेकेंट एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, इन सबके पास ना एक खाली एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो वो क्या करते हैं? अपने खाली एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। बात समझ में आई? मतलब पहले तो भाई साहब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उसके बाद उसी के डी ऑर्बिटल, मेटल के डी ऑर्बिटल्स ही वापस गेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग, जिसमें filled d orbitals of central metal atom vacant anti bonding molecular orbital of ligands के अंदर delocalize करता है। Got it? तो first these ligands will donate its lone pair of electron to the vacant d orbital of central metal atom and it results in the formation of sigma bond. After formation of sigma bond, the ligand will accept the electron from the central metal atom with the help of back bonding, in which the anti-bonding molecular orbital of ligand will overlap with the filled orbital of central metal atom. That is known as pi acceptor ligands. ठीक है? उसके बाद मैंने इनको बताया साइनाइड ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, NO पॉजिटिव ले लो, इसके अंदर ना MOT लगाओ। MOT लगाओगे, सबके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर तुम MOT लगाओगे तो तुमको पता है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2. After that you have pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz2, then pi star 2px0, pi star 2py0. ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है? तो यार 14 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे खत्म हो गए। तो खाली ऑर्बिटल कौन से बचे इनके पास, बाहर वाले? पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है? एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्योंकि ये एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, तुमको पता है ना, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं? ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये px ले लो, px ले लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, LCA लगाओ। तो तुमको पता है कि जब ओवरलैप डिस्ट्रक्टिव होता है तो दोनों न्यूक्लियस पास में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चली जाती है, लाइक दिस। अब बटरफ्लाई शेप एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल फॉर्म, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। यार एक बात बताओ, ये जो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका जो शेप है वो डी ऑर्बिटल को रिजेंबल करता है कि नहीं करता? अगर मैं पास में एक डी ऑर्बिटल लेके आऊं सेंट्रल मेटल एटम का जो कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये फिल्ड पी ऑर्बिटल क्या करेगा, फिल्ड डी ऑर्बिटल क्या करेगा, इस वेकेंट एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाएगा। इससे कहते हैं पी पाई डी पाई
बैक बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लिगेंड का, वो इन्वॉल्व होता है बैक बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो सुनो होता क्या हाँ है, सुनो होता क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ना कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो। कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन ऑक्सीजन के अंदर। कार्बन इज अ डोनर, राइट? बिकॉज कार्बन हैज अ नेगेटिव पोलैरिटी, ऑक्सीजन हैज अ पॉजिटिव पोलैरिटी। होता क्या है, सेंट्रल मेटल एटम लिया तुमने, सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल्स में ये भाई साहब पहले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ही सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो उसके बाद इसके जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, इसके जो फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, और इसके जो वेकेंट एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके बीच में ओवरलैप होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है। तो एक बात बताओ, ये बॉन्ड है ए और ये बॉन्ड है बी, क्योंकि वेकेंट एंटायर बॉन्डिंग, क्योंकि पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो ये जो पहले एक सिग्मा बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा था, अब उसके पास कौन सा कैरेक्टर आएगा? बेटा कौन सा कैरेक्टर आएगा? पाई बॉन्ड। तो मेटल कार्बन बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, और जो पहले ट्रिपल बॉन्ड हुआ करता था वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर पे जा रहा है ना? तो मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इस बॉन्डिंग की वजह से मेटल कार्बन बॉन्ड और छोटा हो जाता है, और कार्बन लंबा हो ऑक्सीजन जाएगा। बॉन्ड बड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, नाउ लिसन। पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और अपने वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर व्हाट, गेटिंग इट? नाउ effect of synergic bond, effect of synergic bond. Now because of the formation of synergic bond, the bond length of CO bond increases and bond length of metal carbon bond decreases. That we have done, metal carbon bond become even more stronger. याद करो एक चीज, तो मैं बोला था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, वो उसका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड, राइट? उसका जो फील्ड होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, करेक्ट? उसका हाँ। फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने का रीजन यही होता है कि वो सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है। जैसे ही सिनर्जिक बॉन्ड बनाएगा, वो मेटल के और ज्यादा पास आ जाएगा, इतना पास आ जाएगा कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो इतना स्ट्रांगली रिपेल करेंगे, डेल्टा नॉट बढ़ जाएगा, स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ जाएगा। गॉट इट? गॉट इट? यस। अच्छा, नाउ हाँ, ठीक है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी हंसाए। कहाँ थे हम लोग? फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखो यार, ये चीजें तुम्हारे को कहीं नहीं पढ़ाई जाती है और कहीं लिखी भी नहीं हुई है। ठीक है, फैक्टर्स विच अफेक्ट सी ट्रिपल बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले ना कॉम्प्लेक्स के अंदर बात हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, राइट? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल मेटल एटम का, उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उतना ही कम टेंडेंसी रहेगा सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। बोलो हाँ या ना? आप सुनो, मैंने हाँ। क्या किया,
वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज था। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर था तुम्हारा 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25। मैंने मैग्नीज के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 24, इसके अंदर कुछ नहीं किया तो 24, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो 25, 24। तो सबके अंदर ना इनिशियली सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, सारे कॉम्प्लेक्स सेम कर दिए। फर्क क्या किया? सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का। बोलो हाँ या ना। अब मुझे या बताओ, पॉजिटिवली चार्ज मैग्नीज इजिली इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, कि नेगेटिवली चार्ज वेनेडियम इजिली इलेक्ट्रॉन देगा? नेगेटिवली चार्ज। So shall I say that greater the negative charge, greater will be the extent of back bonding, bigger will be CO bond, and smaller will be MC bond, right? Metal carbon Yeah. bond, right? Now listen, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ बड़ा होगा? वेनेडियम के अंदर, बिकॉज वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बी का बॉन्ड बड़ा। उसके बाद क्रोमियम एंड देन मैंगनीज। इतना समझ में आया गाइस? इतना समझ में आया? हाँ सर। श्योर? या Next, So, along a period, effective nuclear charge increases, extent of back bonding decreases. Is fine. अगर स्कूटर से लेके कॉपर तक जाओगे और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, तो along a period अगर effective nuclear charge बढ़ रहा है, टेंडेंसी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाय बैक बॉन्डिंग क्या होगा? कम होगा ना, राइट? तो पहला फैक्टर चार्ज, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यार एक बात बताओ, PF3 ना बहुत सॉलिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है? क्यों? बिकॉज फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। तो वो क्या करता है, क्रोमियम के ना अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेता है विद द हेल्प ऑफ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, और बहुत मस्त तरीके से बैक बॉन्डिंग करता है। गेटिंग इट? तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्रोमियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या क्रोमियम कार्बन मोनोऑक्साइड को इजिली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं। नहीं। और अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो क्रोमियम इजिली इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड इजिली इलेक्ट्रॉन लेगा और कहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा? पहले वाले इलेक्ट्रॉन कम, हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होगा? बॉन्ड लेंथ, कम हाँ जी, कम कम होगा। कम होगा, कम होगा। गॉट इट? डन। अब उसके बाद बात करते हैं होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स की, ठीक है? होमोलेप्टिक का मतलब होता है सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स। मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम में सिर्फ एक टाइप की लिगेंड्स लगे हैं ना, इट इज नोन एज होमोलेप्टिक, ठीक है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट होमोलिप्टिक कार्बोनिल। मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम पे सिर्फ कार्बोनिल एक्ट करता है लिगेंड की तरह, तो उसे होमोलिप्टिक कार्बोनिल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल NiCO4, FeCO5, CrCO6, Mn2CO10, CrCO2CO8, these are the examples of homoleptic carbonyls, because जो सेंट्रल मेटल एटम भी लिगेंड लगा हुआ, वो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड लगा हुआ है। कोई दिक्कत? नहीं। So proud of you. Now listen, guys. Give me a minute, right?
चलो या now listen. आज हो गया। सुबह कितने पेजेस रहते हैं? 5 पेजेस के लिए आधा घंटे में खत्म हो जाएंगे अभी। आज कैसे हो जाएगा? मतलब आज हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा लंबा खींचना बनता नहीं है। और वैसे भी मेरे को वो स्टार्ट करने का, कहते हैं उसको, वो क्या होता है? अरे यार वो यार क्या कहते हैं, वो कीटोन एंड एल्डिहाइड्स यार, समझा? ओके लिसन गाइस, होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स, ठीक है। होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स के अंदर ना NiCO4 ले लो, ठीक है। निकल सिर्फ 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ लगा हुआ है। यार एक बात बताओ, होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स का ना जनरली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस जितना होता है। गेटिंग इट? या नाउ लिसन, निकल का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 28 होता है। इसका कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल रहता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे कार्बन मोनोऑक्साइड ने? कितने इलेक्ट्रॉन दे कार्बन मोनोऑक्साइड ने? 2 ना। दो इंटू 4 कितना हुआ? 8। तो 36 के अप्रॉक्स आया कि नहीं आया इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? और कार्बोनिल केस के अंदर ना बताया क्या होता है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d8। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसके पास आता है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन s के d के अंदर चले जाते हैं। तो आई विल बी गेटिंग 3d10 4s0 4p0। तो मेरे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 4 लीगेंड्स हैं। तो चारों लीगेंड अपना लोन पेयर देंगे तो मेरे पास sp3 आ जाएगा। इस केस के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर के जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी d ऑर्बिटल के अंदर पैरिंग करते थे। अब आयन की बात करो, FeCO5 की। आयन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d6। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड पास आएगा ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पैर अप कर जाएंगे, तो 3d8 आ जाएगा। तो 3d8 आया तो तुम्हारे पास क्या आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3d8 4s 4p। तो कितनी लिगेंड्स है मेरे पास? 5 ना। 1 2 3 4 5। जो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इस मॉलिक्यूल का? DsP3 का मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट? एंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा इसके अंदर? 26 + 10 36। अगेन नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल। CrCO6 क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है 24। 12 इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है, 2 ईच, तो अगेन 36। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3 होगा। फिर से पैरिंग होगा S से D के अंदर। गॉट इट? हाँ गॉट इट? हाँ। हाँ अब आता है तुम्हारा Mn2CO10 की 2 मैग्नीज हैं एंड एक CO10 है, करेक्ट? या करेक्ट। एक मिनट। हाँ, Mn2CO10। पता है क्या, जेई के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, प्रिडिक्ट करो किसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड है। क्या आएगा? प्रिडिक्ट प्रेडिक्ट करो द किसके मेटल अंदर मेटल 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 बॉन्ड है। सोचो होता क्या है, Mn2CO10 डाइमर की तरह एक्ट करता है, ठीक है? क्यों? बिकॉज अगर तुमने MnCO5 लिया तो Mn के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 25। 5 कार्बन मोनोऑक्साइड 10 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 35 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ अब 35 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब मेरे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, राइट? या वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मेटल मेटल बॉन्ड बनाता है। गॉट इट? तो तुम्हारे पास Mn के अंदर मैग्नीज मैग्नीज मेटल बॉन्ड आता है एंड आई विल गेट दिस ज्योमेट्री। गॉट इट? जो हाइब्रिडाइजेशन हर एक मैग्नीज का D2sp3 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 6 बॉन्ड बना रहा है, 5 CO के साथ, एक मेटल के साथ। बेटा कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, कोई डाउट?
सर तो मतलब वो एक अच्छा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो Mn के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो भी तो कोऑर्डिनेशन में मतलब पार्ट हो जाएगा ना। मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हाँ तो वो भी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा हाँ तो मतलब सेंट्रल एटम को एक और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो फिर 36 नहीं हो जाएगा EM। हाँ, तो होगा ना, किसने मना किया है? बस जब दोनों आपस ओके में ओके। बॉन्ड बनाएंगे तब जाके 36 होगा ना, बिकॉज हाँ हाँ। हाँ, तो फाइनली तो इसका 36 ही रहेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। गेटिंग इट? यस सर। क्योंकि वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज फॉर्मिंग व्हाट, bond with each other, सिग्मा is बॉन्ड। getting paired up. Yeah, is getting paired up. Got it? या कोई डाउट इसके अंदर? नहीं। नहीं सर। वेरी गुड। नाउ CO2 CO8 का स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि ये बहुत वाहियात स्ट्रक्चर है और तुमसे पूछा जाएगा ही जाएगा, ठीक है। CO है का कोबाल्ट, ठीक है। CO2 CO8 का मतलब है कोबाल्ट विद 8 कार्बोनिल। सो डाई कोबाल्ट एक्टा ऑक्टा कार्बोनिल की बात हो रही है इधर। गॉट इट? या गेटिंग इट? क्या? वेरी गुड। नाउ लिसन, होता क्या है, कोबाल्ट का ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ पहले मेरे को। फेकोनी 3027 रहेगा, तो 4s2 3d7 रहेगा, है ना? तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन D7 के अंदर आएंगे, तो मुझे एक बात बताओ, D9 आ जाएगा अंदर, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 4s है एंड 4p है इसके साथ। अब मुझे एक बात बताओ, ये कितने बॉन्ड बना रहा है अपने साथ? CO2 CO8 है, ठीक है, CO2 CO8 है। रुक जा, एक इश्यू हो गया इसके अंदर छोटा सा। इश्यू क्या हुआ? एक दो तीन चार पाँच छ सात, राइट, एंड तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आगे इधर और चार, ठीक है। लिसन, ये सिनेरियो रहता है इसके अंदर कि तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पैर अप कर जाता है इधर, राइट। हाँ, ये सही है। इस टाइप से रहता है इसके अंदर। ना कॉम्प्लेक्स बनने से पहले ना, ये का कोबाल्ट ग्रुप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इस टाइप का बॉन्ड बनाता है। ये जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, नॉर्मल कोवालेंट बॉन्ड है। ये जो बीच वाला कार्बन है ना, वो नॉर्मल कोवालेंट बॉन्ड बना रहा है, और बाकी के जो तीन कार्बन मोनोऑक्साइड है वो लीगेंड्स हैं, दे आर फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 पहला, ये जो बॉन्ड है ए और ये जो बॉन्ड है बी, दोनों सेम है कि अलग अलग है? नहीं बाबा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, बिकॉज ये नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होगी, जो जो ए वाला बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ए इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ए वाला कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। गेटिंग इट? ए वाला बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। गॉट इट? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। सिमिलरली तीन कार्बन मोनोऑक्साइड इधर होंगे जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे होंगे इस तरीके से। तो टोटल इसने तीन लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए इसको, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, तीन इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तीन लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है।
ये एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये पैड अप हो गया, पैड अप हो गया, फिर भी यार एक इलेक्ट्रॉन खाली बचा मेरे पास, ये वाला। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? हाँ ये वाला हाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये फिर भी पैरिंग अप कर रहा है इधर, कहाँ पे? यहाँ और यहाँ, ये वाले बॉन्ड से। गेटेंगे? हाँ। सो अब बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब मेटल मेटल बॉन्ड होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। गॉट इट? गॉट इट? और ये हाँ। तुम्हारा सो ये तुम्हारा सी डबल बॉन्ड हो गया और ये सी ट्रिपल बॉन्ड हो गया होमोलिप्टिक कार्बोनिल्स के अंदर। गॉट इट? हाँ लास्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है? या देखो, कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है ना, तो मेटल एटम को लिगेंड्स के साथ इंटरैक्ट करते हो। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम है। अगर ये तुम्हारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू concentration of this divide by concentration of this raised to power n divide by concentration of this, वही normal equilibrium constant। तो इसके अलग अलग क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। बीटा इज इक्वल टू एम एल एन वाई माइनस एनियन है डिवाइड बाय एम प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन और एल माइनस एक्स का कॉन्सेंट्रेशन होल रेज टू पावर एन। ये तुम्हारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिएक्शन लिख ली। पहला लीगेंड आया इक्विलिब्रियम रिएक्शन Ml, दूसरा लीगेंड आया Ml2, तीसरा लीगेंड आया Ml3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3, सो ऑन Kn। जब सबको मैं ऐड करूंगा तो तुम्हारे पास फाइनली वही इक्विलिब्रियम आएगा जो हमने पहले लिया यहाँ पे, है ना? या हाँ। तो एक बार बताओ बीटा क्या होगा? जब सबको ऐड करूंगा तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K1 इंटू K2 इंटू K3 टिल Kn, राइट? बाबा पहला हाँ लिगेंड K1, दूसरा लिगेंड K2, तीसरा, इनको सब ऐड करोगे तो ये चीज इससे कट जाएगी, ये चीज से कट जाएगी, ये चीज से कट जाएगी, सो ऑन करते हुए तो हमारे पास ये आएगा ना। तो सारे इक्विलिब्रियम को ऐड करते हो तो फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा सबका मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट? हाँ हाँ, तो ये तुम्हारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट स्टेबिलिटी कांस्टेंट का उल्टा होता है, बस ये लिखने के लिए लिखा जाता है, इसका कोई बेनिफिट है नहीं। बस पता होना चाहिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर तुम्हारे पास Ml6 है तो M ले लो, L6 L लिगेंड ले लो और ये क्या हो जाएगा Ml6। तो इसके जो फॉर्मेशन को, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोला जाता है, बस। इसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। गॉट इट? हाँ। सो फैक्टर्स ऑन विच स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स। पहला कैटआयन। फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इट शुड हैव हाई चार्जेस टू साइज रेशियो, मतलब चार्ज ज्यादा होना चाहिए, साइज छोटा होना चाहिए, तो वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। अगर लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रांगर बनेगा, बोलो हाँ या ना? हाँ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रांगर बनेगा। तो सबसे पहले जो +3 वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होंगे +2 वाले से। मतलब अगर चार्ज ऑन सेंट्रल एटम ज्यादा हुआ तो स्ट्रांगर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो कौन सा आयन साइनाइड को स्ट्रांगली स्ट्रांगली खींचता है? अबे +3 या +2, भगवान से डरो, बता दो, राइट? +2 नहीं +2 +3 खींचेगा खींचेगा। स्ट्रॉन्ग, +3। तो बॉन्ड कहाँ पे स्ट्रॉन्गर बनेगा? +3 +3। गॉट इट? राइट? या Now, since next is Irving Williams series. Now, what is Irving Williams series? From manganese to zinc, क्या होगा? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना, है ना? हाँ तो मैंगनीज का साइज
आयन से बड़ा होता है, आयन का कोबाल्ट से बड़ा होता है, कोबाल्ट का निकल से बड़ा होता है, निकल का कॉपर से बड़ा होता है। बट जिंक क्योंकि D10 है, उसकी वजह D10 की वजह से इसका साइज कॉपर से बड़ा होता है। तो ये तुम्हारा साइज है। चार्ज सबके अंदर सेम है। तो मुझे एक बार बताओ, अलोंग अ पीरियड फ्रॉम मैग्नीज टू कॉपर, अगर साइज साइज छोटा हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा और कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा? स्टेबिलिटी क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर पूछा किसी ने Mn2+ और In2+ और कोबाल्ट 2+, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन बनाएगा? गेटिंग इट? इसने किसने बताया? ये इरविंग विलियम सीरीज ने। गॉट इट? या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बकवास है, इसको मत करना, ठीक है, इग्नोर कर देना। गॉट इट? गॉट इट? सीरियसली बकवास है, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है ना? उल्टा कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ देना। गॉट इट? ओके स्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लीगेंड, लीगेंड के रिस्पेक्ट में स्टेबिलिटी। नाउ लीगेंड्स व्हिच does chelation are more stable than the normal ligands, obviously। जो सॉरी, जो ligands जो साइक्लिक रिंग बनाएंगे और जो लिगेंड साइक्लिक रिंग नहीं बनाएंगे, तो स्टेबल कौन से होते हैं? साइक्लिक रिंग बनाने वाले हमने पहले भी किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ड्यू टू चीलेशन एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज एंड बिकम मोर स्टेबल, राइट? So ligands which does chelation are more stable than, will form more stable complexes than normal ligands. And in chelation, ligands which form 6-member rings will form more stable complexes as compared to those ligands which will form 5-member ring। बात समझ में आई? मतलब अगर सेंट्रल मेटल एटम है मेरे पास और मेरे पास ये लिगेंड है जिसमें 6-member रिंग बन रहा है और यहाँ पर 5-member रिंग बन रहा है, तो कौन सा लीगेंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा? कौन सा लीगेंड स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा? 6-member वाला कि 5-member वाला? 6-member वाला, ठीक है। नेक्स्ट, ये चिलेशन है, सोचो ना, इथिलीन डायमीन कॉम्प्लेक्स है, वो साइक्लिक रिंग बना रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। साइक्लिक रिंग बना रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और यहाँ पे मैंने साइक्लिक रिंग नहीं बनाया, लिया नाइट्रोजन डोनर ही है। तो देखा जाए, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, बस इन दोनों कार्बन के बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड है इधर, जिसकी वजह से साइक्लिक रिंग बन रहा है। क्योंकि साइक्लिक रिंग बन रहा है, जो मेरा मॉलिक्यूल है बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, एंड इट इज नोन एज चीलेशन। गॉट इट? या If the number of atoms inside the ring are same, then greater the conjugation resonance, greater will be the stability. सोचो, 6-member ring, donor oxygen, donor oxygen, 6-member ring, donor oxygen, donor oxygen, ठीक है। 6-member ring, donor oxygen, 6-member ring, donor oxygen. But here I have pi sigma negative, where here I have pi sigma negative and pi sigma pi conjugation, and because of this conjugation this entire molecule is highly stable. Say yes or no? बात समझ में आ रही है? ये जो कॉन्जुगेशन होगा रिंग के अंदर, ये क्या करेगा? इस पूरी रिंग को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देगा। और क्योंकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है, तो जो मेरा जो लीगेंड है और जो मेरा कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। गेटिंग इट? तो या एसिटाइल एसिटोनेटो, ये तुम्हारा एक लीगेंड है जिसमें ना साइक्लिक रिंग बनने के बाद इसके अंदर खुद कॉन्जुगेशन होता है, और उस कॉन्जुगेशन की वजह से जो रिंग है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? क्या हो जाती है बफून्स? क्या हो जाती स्टेबल है? स्टेबल। गॉट इट?
Got it? Yeah. Yeah. Now, greater the basic nature of ligand, greater will be stability. कार्बन बेटर डोनर है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन बेटर डोनर है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन बेटर डोनर है फ्लोरीन से, तो जो बेटर डोनर होगा वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे कंपेयर टू वीक फील्ड लिगेंड बिकॉज ऑब्वियसली अप्रोचेबिलिटी ज्यादा होती है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट. क्या क्या माइक्रोसाइक्लिक मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट. देखो चीलेशन है यहाँ पर, 4 नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, 4 नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. यहाँ पे चीलेशन की वजह से 3 रिंग बन रही है. यहाँ पे चीलेशन की वजह से कितनी रिंग बन रही है? 4. 4 रिंग बन रही है. शैल आई से दैट यहाँ पे निकल जो है वो चारों नाइट्रोजन और इस पूरी रिंग के अंदर कंप्लीटली इनकैप्सुलेटेड है. हाँ. जितना ज्यादा इनकैप्सुलेशन होगा ना सेंट्रल मेटल एटम का, उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा. उसे कहते हैं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट. क्या बोलते हैं? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट. गेटिंग इट. और उस मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा स्टेबल बनता है. सो तो क्योंकि लिगेंड विच ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है इसीलिए. इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, तुम ये बोल सकते हो कि ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं और अगर तुमको इसको तोड़ना पड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हाँ. और इसको तोड़ना पड़ेगा तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी. देखा जाए तो ज्यादा स्टेबल हो गया ना. So automatically it becomes more stable. हाँ, तो ligands which completely encapsulate central metal atom are more stable than the ligand which does not encapsulate CMA. So that effect is known as Cyclic effect. macrocyclic effect. Got it? Yeah. हो गया. हाँ, चैप्टर हो गया तुम्हारा. एक आधा घंटा और लूंगा एक्सेप्शंस बताने कुछ, उसके बाद डन है. बट पहले मैं कीटोन एल्डिहाइड स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में. ठीक है? आप आज आधा घंटा एक्स्ट्रा ले रहे हो. आज नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम. अच्छा. आज तो मैं बहुत ज्यादा तबीयत खराब है. कहाँ थे हम क्या लोग? हुआ सब. कुछ नहीं यार, खांसी और सर दर्द बहुत ज्यादा. अरे तुम मिल नहीं रहे हो मेरे को. कहाँ है तुम? कहाँ हो तुम लोग? अमर. हाँ. अबे भूमू. अच्छा उधर टेलीग्राम पे अमर. आ गया ना हमारा स्टूडेंट. हाँ, एक मिनट रुक जा. सैंडी कर दे काफी. ठीक है, चलो जाओ मस्ती करो तो. भाई सलाम की गुड नाइट. ओके. हाँ इसको मैं हाँ बेटा सिमरन, गए तुम लोग? हाँ सुनो रे हलकट, हाँ. मैं कह रहा हूँ क्या चल रहा है लाइफ में अभी? बैकलॉग का अमर, बता. बैकलॉग कौन कौन से अभी? अभी तो जो TWTs आ रहे हैं मैं कवर करते जा रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम का हाँ. तो कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं फिर से TWT नहीं दे पाया. इस बार ट्राई ओके. करूंगा कंप्लीट करने के लिए. तीनों चैप्टर जो है इनकम्प्लीट है, मतलब चालू ही नहीं किया, तो एक एक दिन में देख रहा हूँ, जितना हो सकता है कर रहा हूँ. फिर एंड में इस बार जितना हुआ है दे दूंगा TWT. बेसिकली एक दिन के अंदर कितने क्वेश्चन निपटा रहा है? तो मेरा कॉन्सेप्ट्स बहुत कर रहा हूँ इसीलिए. मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन एक दिन के अंदर कितने चैप्टर निपटा रहा है? हेलो गाइस, आवाज आ रही है? हाँ. हाँ, एक दिन में कितने चैप्टर निपटा रहा है? आधा. ओके. कैसे? वो सिर्फ आज आधा हुआ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा इवनिंग में बहुत. नहीं, मैं क्या वो कह कुछ रहा हूँ और करा. कैसे. देखो पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना है तेरे को भी. अगर हाँ. चैप्टर मिस है ना, जब चैप्टर खत्म कर रहा हो तो अगर तुम्हें कुछ नहीं, अगर सिंपल तरीके से खत्म करना है तो प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म कर दे उन चैप्टर्स के. ठीक है. IIT के 40 पेपर है ना, सिर्फ
ठीक है, हाँ तो आवाज ब्रेक हो कॉन्सेप्ट रही क्लियर है। हो जाएगा सारा। अंडरस्टूड। अरे तेरे को तो ऑलरेडी काम दे रखा है ना हाँ सर, विदार। पर मैं बोल तेरा रहा हूँ, मतलब सुनना है मेरे को। मैं कह रहा हूँ तेरा कितना रह गया काम तुम्हारा नया सर मैंने टारगेट तो के अभी वो हिसाब स्टार्ट ही नहीं किया। से? क्यों? सर मैं पहले 4 दिनों में पूरा थ्योरी करता हूँ, फिर सॉल्विंग करता हूँ, तो हो जाता है। बेटा जब थियरी कर रहा है उसी दिन सॉल्विंग करेगा तो नहीं नहीं, सॉल्विंग हाँ जल्दी हाँ, नहीं नहीं होगा। सर, मतलब वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन जैसे सर आज हाँ मैंने मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरी किया, फोटो इलेक्ट्रिक हाँ इफेक्ट, तो फिर वो हाँ। सॉल्व कर दिया। पर पूरा मॉडर्न फिजिक्स का थ्योरी करने के बाद सैटरडे को मैं उसका DY2 करूंगा। 1 सेकेंड, तूने थियरी खत्म किया तो आज ही पीवाईक्यू खत्म करना है ना? तो लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में DY2 मतलब पूरे चैप्टर के मैंने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया है। शाबाश। तो तो फोटो क्योंकि इलेक्ट्रिक पढ़ाया नहीं है। इफेक्ट ओके पढ़ाया नहीं है। भाई अरुण हाँ सर ने सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक ही कराया है, तो मे बी। अच्छा छोड़ो, ठीक है उसको छोड़ो, बाकी के चैप्टर्स ध्यान देना, उस जिस दिन थ्योरी करोगे उसी दिन पूरा चैप्टर खत्म करना। हाँ सर वैसे ही। ठीक है हाँ। और सर चलो मेरे को एक ठीक है बात तो पूछनी मुझे, थी। हाँ हाँ। सर अल्कोहल ईथर फिनॉल करना है, वो संडे को TWT में आ रहा है, तो हाँ उसकी बुकलेट करूंगा पहले, फिर बुकलेट नहीं MS, करनी, MS चौहान, सिर्फ MS चौहान करना सिर्फ बेटा, MS बुकलेट नहीं चौहान। करना। हाँ सिर्फ ठीक MS है, चौहान सिर्फ करना, MS बुकलेट चौहान नहीं कर करना। दूंगा। हाँ तो हाँ। उसके भी 5 क्वेश्चन पेपर्स करने हैं ना, वो वाले। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नहीं, सिर्फ MS चौहान ओके, करना है, सिर्फ ऑर्गेनिक MS में चौहान, ठीक सिर्फ है। MS चौहान। हाँ ओके सर। ऑर्गेनिक में लेवल 1 लेवल 2 पूरा MS चौहान का खींचना है, गॉट इट? हाँ हाँ बस, ठीक है हाँ हाँ सर। ओके। चलो गैस, मुझे व्हाट्सएप कर कितना कितना काम हुआ तुम्हारा, ठीक है हाँ। अमर? तू हाँ भी ओके। बाय, थैंक यू, गुड नाइट। बाय सर, बाय थैंक बेटा। यू, गुड नाइट। या गुड नाइट।